आओ आओ बिरयानी खाओ, वेजिटेबल बिरयानी, पत्ता बिरयानी, गिरीश की स्पेशल बिरयानी, 50 रुपए प्लेट, 50 रुपए। आओ आओ बिरयानी खाओ। गिरीश हर रोज की तरह आज भी अपनी बिरयानी बेच रहा होता है कि तभी उसके पास उमा नाम की एक औरत आती है और कहती है, भैया जरा एक प्लेट बिरयानी खाने के लिए लगा दो और साथ में वो आपका स्पेशल मसाला थोड़ा ज्यादा डाल देना, उससे बिरयानी ज्यादा चटपटी हो जाती है और बढ़िया लगती है। बहन जी आपको वो थोड़ा सा मसाला बांध कर भी दे देता हूँ, उसे लेकर घर जाना और बड़े आराम से खाना। आप उसे किसी भी सब्जी में मिलाओगी तो एक नंबर स्वाद आएगा। अब गिरीश अपनी बिरयानी बनाकर उसे तैयार करके पत्ते पर परोसकर दे देता है, लेकिन जैसे ही उमा उसे लेकर टेबल पर खाने के लिए जा रही होती है तभी वो पत्ता बीच में से फट जाता है और सारी बिरयानी फैल जाती है। हे भगवान, ये तो वही कहावत हो गई कि हाथ तो आया पर मुंह न लगा। ये सारी बिरयानी तो गिर गई, अब मैं क्या करूं? तभी गिरीश भी सब कुछ देखते हुए हंसते हुए कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बहन जी, इसमें आपकी गलती थोड़ी है। अब पत्ता ही नाजुक था, मैं आपके लिए दोबारा से बिरयानी दे देता हूँ, आपको उसके पैसे नहीं देने। उमा ये बात सुनकर खुश हो जाती है और उसके बाद दोबारा से बिरयानी लेकर बड़े मजे से खाती है। जाते हुए वो पैसे देकर जाती है और कहती है, गिरीश भाई ये आपके हाथों का स्वाद तो आपकी बिरयानी का है ना, और आपके मसाले का है। वैसे आप इस पत्ते पर ही इसे क्यों बेचते हो? अगर आप इसे प्लास्टिक की प्लेट में बेचोगे तो कम से कम ये गिरने का डर नहीं होगा, और फिर भी अगर गिरती है तो वो ग्राहक की गलती होगी, आपकी नहीं। गिरीश ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उमा को जवाब दिया, बहन जी मेरी खासियत ही तो ये बिरयानी है जिसे मैं पत्ते पर बेचता हूँ। मेरे दादा के समय से हमारा खानदान इस बिरयानी को ऐसे ही बेच रहा है। अब अगर मैं इस बिरयानी को बेचने के तरीके के साथ थोड़ा भी खिलवाड़ करूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं अपने बाप दादा के रिवाज के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, वैसे ये बात तो है, जो सुकून इस पत्ते वाली बिरयानी को खाने में आता है वो प्लास्टिक की प्लेट में खाने वाली बिरयानी में कहाँ। और वैसे भी वो प्लेट रही तो क्या हुआ, पर्यावरण को नुकसान तो करती है। गिरीश ऐसे ही सुबह से शाम तक बिरयानी बेचता है और घर आ जाता है। गिरीश कोई मामूली इंसान नहीं था। गांव में सबसे पहले गाड़ी उसी के पास थी। उसके पास एक बड़ी सी कोठी थी, लेकिन फिर भी वो बनियान और लुंगी में कंधे पर गमछा बांधे हुए बिरयानी बेचा करता था। जैसे ही वो घर आया तो सोने से लदी हुई उसकी पत्नी रूपा ने कहा, हाँ, अगर हम दोनों साथ चलते हैं तो क्या कोई कह सकता है कि आप मेरे पति हो? भगवान की दया से इतना अच्छा काम चलता है हमारा, फिर भी न ही आप अपने साथ कोई नौकर रखते हो और न ही अपने पत्ता बिरयानी बेचने के स्टाइल को बदलते हो। इंसान कभी अपनी खाल बदल सकता है क्या रूपा? समझो ये भी कुछ ऐसा ही है, मैं इसे कभी नहीं बदलूंगा। तो कम से कम भगवान के लिए नहा धोकर तैयार तो हो जाइए। आज हमारी बेटी नंदिनी शहर से पढ़ लिख कर वापस आ रही है, उसका कॉलेज पूरा हो गया है। वो आपको ऐसे देखेगी तो पहचानने से भी मना कर देगी, शहरी लड़की हो गई है। आपको पता है पापा, शहर के अंदर भी चर्चा होती है कि मधुपुर गांव के अंदर कोई पत्ता बिरयानी बेचता है। मैंने भी उन सब लोगों को बड़े गर्व से बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा है। सुन रही हो तुम, कितने चर्चे हैं मेरे। बस बस रहने दे नंदिनी, तुझे कुछ चाहिए क्या जो तू अपने पिता को चने के झाड़ पर चढ़ा रही है? पूरा परिवार साथ में खाना खाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गिरीश बहुत सारी बिरयानी बनाकर तैयार कर देता है, लेकिन जैसे ही वो उसे बेचने के लिए जाने लगता है उसे चक्कर आने लगते हैं। तो नंदिनी कहती है, अरे पापा आपको तो बुखार है, एक काम करिए, आज आप बिरयानी बेचने के लिए मत जाइए, आराम कर लीजिए। कैसी बातें कर रही हो नंदिनी, कम से कम 30 किलो बिरयानी बनाकर तैयार किया मैंने, अगर मैं बेचने नहीं गया तो ये बर्बाद हो जाएगी। पापा भूल गए क्या, मेरी रगों में भी तो आपका ही खून है। मैं चली जाती हूँ बिरयानी बेचने, 50 रुपए की प्लेट है ना आपकी बिरयानी की, मैं बेच दूंगी। बस इसे धीमी आंच पर चढ़ा कर रखना है और जो जो मांगे उसे परोस कर दे देना है, इतना ही तो करना है। अब गिरीश नंदिनी को बिरयानी बेचने के लिए भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी सब लोगों को कम कम बिरयानी देकर अपने मन में खुश हो रही होती है। आखिर मैं पिताजी को साबित करके रहूंगी कि वो जो बेकार में भर भर के लोगों को बिरयानी देते हैं, जब ज्यादा पैसे बनेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। हाँ। वहीं दूसरी तरफ हर बार की तरह उमा ठेले पर बिरयानी खाने आती है। वो बिरयानी लेकर जैसे ही आगे बढ़ रही होती है तो उसके बूढ़े हाथ कांपने लगते हैं और पत्ता फट जाता है। उमा नंदिनी से कहती है, बेटा मेरा पत्ता फट गया है, मुझे नई बिरयानी दे दो। अरे अम्मा पागल हो गई हो क्या, आपके हाथ कांप रहे हैं, आपका पत्ता फटा है। अगर मैंने ठेले से ये बिरयानी आपको दे दी तो मेरा काम तो खत्म ही हो गया। अगर ये पत्ता फटा है तो ये आपकी गलती है, मैं आपको दोबारा बिरयानी देकर अपना नुकसान नहीं करूंगी।
लेकिन तेरे पिताजी तो इसी तरह बिरयानी बेचते थे। जब भी पत्ता फट जाता था तो वो नई बिरयानी देते थे। अम्मा एक बात बताऊं, ध्यान से सुन लो, जो गलती पिताजी किया करते थे वो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अब खानी है तो खाओ, वरना यहाँ से जाओ। ऐसे करके नंदिनी सच में मुनाफे में बिरयानी बेचकर शाम को घर आ जाती है और बड़ी खुशी से वो पैसे अपने पिताजी को देते हुए कहती है, देखिए पिताजी, इस बार मैंने मुनाफे में बिरयानी बेची है। आप भी खुश हो जाएंगे कि आपकी बेटी भी किसी के बेटों से कम नहीं है। गिरीश जैसे ही पैसे गिनता है तो तुरंत ही समझ जाता है कि नंदिनी ने ठेले पर क्या क्या किया होगा, लेकिन वो खामोश रहता है। फिर अगले दिन वो जानबूझकर बीमार होने का नाटक करता है और नंदिनी भी खुशी खुशी फिर से बिरयानी बेचने चली जाती है और वो वापस वही सब कर रही होती है। तभी एक बच्ची वहाँ पर आती है। दीदी, मुझे 10 रुपए की बिरयानी दे दो ना, बहुत भूख लगी है। सुबह से कचरा बीन कर बस ये 10 रुपए ही जमा हुए हैं। पागल हो गई है क्या? 50 रुपए की प्लेट है, मेरे पापा की बिरयानी है ये, भले ही जा और कचरा जमा कर, लेकिन जब तक 50 रुपए नहीं होंगे मैं तुझे बिरयानी नहीं दूंगी, समझी? वो बच्ची उदास हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर गिरीश आता है और उस बच्ची का हाथ पकड़कर उसे वापस ठेले पर लेकर आता है और कहता है, नंदिनी, मैंने भगवान की दया से बहुत पैसे कमाए। मैं चाहता तो इस ठेले की जगह एक होटल खोल सकता था, पर मैंने नहीं खोला ताकि गरीब लोग दिल से और जड़ों से इस ठेले से जुड़े रह सके। मैं चाहता तो प्लास्टिक या कागज की प्लेटों का इस्तेमाल कर सकता था, पर मैंने नहीं किया, ताकि पत्तों पर बनी बिरयानी खाकर गरीब लोग प्रकृति माँ के स्पर्श को महसूस कर सके। मैं ये बिरयानी का धंधा इतने अच्छे से इसलिए चला पाया क्योंकि मैंने इसे धंधा नहीं, अपना परिवार समझा। पर पापा! नहीं बेटा, मैंने कभी भी बेटी होने का अफसोस नहीं किया। हमेशा ये सोचा कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है, और तूने ऐसे ही मुझ पर इल्जाम लगा दिया। मुझे बोला कि तूने बेटों से अच्छा काम किया है, लेकिन शुरू से मैं यही चाहता था, जब से रूपा गर्भवती थी, कि मेरे घर में लक्ष्मी आए। नंदिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वहाँ खड़े सभी लोगों से वो माफी मांगती है जिनके साथ उसने बदसलूकी की थी। जिसके बाद उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आपने मुझे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैं बस ये दिखाना चाहती थी कि मैं समझदार हूँ और आपका व्यवसाय अच्छे से चला सकती हूँ, पर मुझे माफ कर दीजिए। शायद मैं आपके सपनों पर खरी नहीं उतर पाई। एक बेटी तो अपने पिताजी के लिए हमेशा गर्व होती है, और तू शहर से पढ़ लिख कर आई है, तो वैसे भी तूने मुझे गर्व से भर दिया है, इसीलिए इतना मत सोच, और अब अपने पिताजी के लिए भी पत्तों वाली बिरयानी लगा। गिरीश खुश हो जाता है और नंदिनी के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद वो पिताजी के लिए पत्तों वाली बिरयानी लगाती है और दोनों बाप बेटी अपने ही ठेले पर खड़े होकर बिरयानी खाते हैं। इसके बाद गिरीश अपना काम संभालने की जिम्मेदारी नंदिनी को ही दे देता है और नंदिनी वादा करती है कि वो कभी भी अब किसी भी ग्राहक के साथ बदतमीजी नहीं। सुचित्रा देवी के 2 बेटे थे, अरुण और रजत। अरुण और सुमन की शादी को 5 साल हो चुके थे। 3 साल का उनका बेटा था मोहित। सुमन जब से शादी होकर आई थी तब से उसे ही हमेशा महत्व मिलता रहा। कहीं आना जाना, किसी की शादी, लेना देना, घर में हर चीज के लिए सुचित्रा देवी सुमन से ही पूछती थी और सुमन को ही भेजती थी। घर के खर्चों में भी सुमन ही ध्यान देती थी। अरे मीना, कहाँ रह गई? कितनी देर से राशन आया हुआ है, इन्हें डिब्बों में भी भरना है। बस आ रही हूँ भाभी। वो आपने बोला था ना ड्राइंग रूम साफ करने, वो कोई मेहमान आ रहे हैं। हाँ, बाबूजी के पुराने दोस्त हैं, वो आ रहे हैं। चल तू अब जल्दी जल्दी ये सारा राशन ड्रम और डिब्बों में भर दे, मैं तब तक मोहित को नहला देती हूँ। तभी सुमन के ससुर के पुराने दोस्त आ जाते हैं। सुमन बहू, ये मेरे पुराने मित्र हैं सुभाष जी। नमस्ते अंकल जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। भाई साहब, हमारी सुमन ने तो पूरे घर को संभाल रखा है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब चीजों की जानकारी इससे ही रहती है, मैं तो बिल्कुल बेफिक्र हूँ। अच्छी बात है, अब बस रजत की भी शादी कर दो, फिर सुमन बहू को भी आराम मिल जाएगा। हाँ, बस अब करनी ही है रजत की शादी। कोई लड़की हो अच्छे घर की तो बताना। हाँ हाँ जरूर, तुम मुझे रजत का बायोडेटा भेज देना, मैं आगे अपने दोस्ती यारी में भेज दूंगा। सुमन ड्राइंग रूम से बाहर आ जाती है। सुमन के मन में यही बात आ जाती है कि वो अपने लिए कोई गरीब देवरानी ढूंढेगी। कुछ भी हो जाए, मुझे इस घर के लिए गरीब देवरानी ही ढूंढनी होगी, सीधी सादी, जो मेरे आगे कभी ना बोले और उसे इस घर की जायदाद और धन दौलत से कोई मतलब ना हो। पर ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? रजत के लिए रोजाना ही अमीर घरों के रिश्ते आने लगे, पर सुमन कोई ना कोई टांग अड़ा देती जिससे रिश्ता मना हो जाता। ये सच्चाई कोई नहीं जानता था। सबको लगता था कि सुमन रजत की भलाई चाहती है,
रजत के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आने लगभग बंद हो गए। अरे लक्ष्मी नारायण, इतने घरों के रिश्ते दिखा चुका हूँ, पर तुम्हें कोई रिश्ता पसंद आता ही नहीं है। कभी तुम कहते हो ये परेशानी है, कभी कहते हो वो परेशानी है, वो कमी है। आखिर बात क्या है? तुम इतनी देरी क्यों कर रहे हो? ये रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लड़की भी बहुत अच्छी है, तो परेशानी क्या है? पता नहीं, सुमन कह रही थी कि लड़की की हाइट छोटी है, रजत के साथ मेल अच्छा नहीं लगेगा। अब सुमन तो अपने देवर का भला ही चाहती है ना। तभी सुमन भी आ जाती है। अंकल जी, लड़की की हाइट बहुत कम है और आप तो जानते ही हो देवर जी की हाइट कितनी अच्छी है। अब मुझे ही देख लो, मेरी हाइट कितनी अच्छी है। मैं अच्छी खासी लंबी हाइट की हूँ। मुझे अपने जैसी देवरानी चाहिए जो देवर जी के साथ अच्छी जोड़ी लागे। है तो एक लड़की, देखने में सुंदर है, तुम्हारी तरह लंबी भी है, पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है सुभाष? लड़के वाले गरीब हैं, ज्यादा पैसे वाले नहीं है। मतलब तुम कहो कि तुम्हारी बराबरी, मतलब ठीक ठाक पैसे वाले लोग हैं, इतना कुछ लड़की को दे नहीं पाएंगे। सुमन तो यही चाहती थी। वो तपाक से बोली, तो कोई बात नहीं अंकल जी, गरीब है तो क्या हुआ, हमें तो लड़की लेनी है, देनी थोड़ी है। देखा सुभाष भाई साहब, हमारी बहू के कितने अच्छे संस्कार हैं। एक काम करो जी, हम कल ही लड़की देखने चलते हैं। बात बन गई तो हम रजत की कुछ ही दिनों में शादी भी कर देंगे। सुमन की इच्छा पूरी हो गई। लड़की सबको पसंद आ गई और कुछ ही दिनों बाद रजत और मेघा की शादी हो गई। ये देखो मेघा, ये मैंने तुम्हारे लिए खास डिजाइन की साड़ी डिजाइन करवाई है। आज के फंक्शन में तुम यही पहनना। जी भाभी, आप सबका इतना प्यार मुझे मिलेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये भी नहीं सोचा होगा कि इतने बड़े घर की बहू बनोगी। आज की पार्टी में तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाकर ही रहूंगी, ताकि तुम मेरे आगे बोलने लायक ही ना रहो। सब लोग रिसेप्शन के फंक्शन में इकट्ठा होते हैं। मेघा बहुत खुश थी कि उसके ससुराल वाले उसके लिए कितना कुछ कर रहे थे। मेघा बहू, किसी भी चीज की कोई परेशानी हो तो अपनी जेठानी सुमन या फिर मुझसे कह देना। जी माँ जी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। माँ जी, आपको मिसेस शर्मा बुला रही हैं। अच्छा अच्छा, तुम लोग स्टेज पर बातें करो, तब तक मैं उन्हें देखती हूँ। वैसे ऐसा ऐशो आराम, इतने महंगे महंगे कपड़े और गहने शायद तुमने अपने मायके में तो देखे नहीं होंगे, क्योंकि तुम तो बहुत गरीब परिवार से आई हो ना। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैंने माँ बाबूजी से कहकर इस रिश्ते के लिए हाँ बुलवा दी, वरना तुम तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम मेरी देवरानी बनोगी, इस घर की बहू बनोगी। अब कान खोलकर सुन लो, इस घर में मेरा राज चलता है। ज्यादा स्मार्ट मत बनना, जो भी नियम मैंने बनाए हैं उन्हें पलटने की कोशिश भी मत करना। सुमन की बातें सुनकर मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी शादी को अभी 2 ही दिन हुए थे कि अचानक सुमन ने उससे इस तरह से बातें करनी शुरू कर दी, जबकि इसमें मेघा की कोई गलती नहीं थी। मेघा और रजत के हनीमून के लिए विदेश जाने की बुकिंग हो चुकी थी, पर यहाँ भी सुमन ने अपनी चाल खेली। माँ जी, मेरा शादी में जाना बहुत जरूरी है। मौसी जी की बेटी हमारे बहुत क्लोज है, उन्होंने स्पेशली बोला है कि हम 1 हफ्ता पहले पहुंचे। मैं सोच रही थी कि रजत और मेघा बाद में हनीमून पर चले जाएं, तो बाकी मेघा को अगर बुरा न लगे, मैं आपको ना अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि अरुण भी मेरे साथ जा रहे हैं। पीछे से आप और पापा जी अकेले रहोगे तो मेरा ध्यान इधर ही लगा रहेगा। भाभी टेंशन मत लो, हम दोनों हनीमून पर बाद में चले जाएंगे। मैं ये ट्रिप कैंसिल कर देता हूँ। क्या हुआ सुमन, तुम शादी में नहीं जा रही हो? शादी कैंसिल क्यों हो गई? माँ जी, वो लड़के वाले बड़े लालची थे। मौसी जी को घर पसंद नहीं आया तो उन्होंने शादी खुद ही तोड़ दी। मेरी वजह से इन दोनों ने भी अपना हनीमून का प्लान कैंसिल कर दिया और मैं भी शादी में नहीं जा रही। मुझे तो सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं भाभी, अच्छी बात है ना, आप सबके साथ रहने का अवसर इतना मिला ही नहीं है। मैं भी आप सबके बिना उदास हो जाती। एक काम करो, तुम देवरानी जेठानी कुछ दिन एक साथ रहो, तब तक मैं और तुम्हारी सासू माँ हरिद्वार घुमाते हैं। और फिर सुमन के सास ससुर ने हरिद्वार घूमने का प्लान कर लिया और वो दोनों हरिद्वार के लिए चले गए। तो पीछे से सुमन और मेघा ही घर पर अकेले होते थे। एक दिन सुमन का ध्यान नहीं पड़ा और वो आंगन में गिरे हुए सर्फ के पानी पर फिसल गई। अरे भाभी, वहाँ पर सर्फ बिखरा हुआ था, वो आंगन बहुत गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा कि आज सर्फ से धुलाई कर दूं। मेघा भाभी जल्दी आओ, सुमन भाभी गिर गई है। मेरी कमर से, मेरी कमर मुझसे उठा नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। भाभी घबराओ नहीं, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। मेघा सुमन को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी। कुछ दिनों के बाद सुमन के सास ससुर भी लौट आते हैं। अरे मेरी बहू को नजर लग गई, बताओ हमें फोन कर देते, हम जल्दी आ जाते। माँ जी, आप परेशानी और चिंता में आ जाते, इसी वजह से नहीं बताया था, पर मेघा ने मेरी बहुत देखभाल की है, इसी वजह से अब तो मुझे बहुत आराम है, नहीं तो शुरू में 1-2 दिन में बहुत दर्द रहा। मेघा की वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सुमन, अब तो मुझे इस घर की कोई चिंता नहीं है।
तुम और मेघा दोनों इस घर की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हो। हमेशा खुश रहो।